Assalamu alaikum everyone. I am your instructor Salman Amin Malik for the course of Calculus of Variations. Today we are going to start 17th lecture of Calculus of Variations. As usual, let me recall you what we have done in the last lecture. 16th lecture में हमने Hamilton equations जो कि dynamics में कहते हैं या canonical Euler-Lagrange equations, these are the same things जो कि in fact first order system of ordinary differential equations हैं, equivalent to the second order Euler-Lagrange equations, वो हमने ड्राइव करना सीखी थी, ड्राइव की थी इनफैक्ट हैमिल्टोनियन फंक्शन जो है डिफाइन किया था और कॉन्जुगेट वेरिएबल्स जो हैं डायनामिक्स की लैंग्वेज में जिन्हें जनरलाइज्ड मोमेंटम हम कहते हैं, कॉन्जुगेट वेरिएबल्स कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस में, these are helpful to calculate the canonical form of the Euler-Lagrange equations in calculus of variations. आज के लेक्चर में हमने और लास्ट लेक्चर में 16th लेक्चर के एंड पे मैंने जो एक फंक्शनल बाय यूजिंग द हैमिल्टन फंक्शन मैंने f जो था आपका इंटीग्रेंट जो था ओरिजिनल फंक्शन का उसको इन टर्म्स ऑफ योर कॉन्जुगेट वेरिएबल्स एंड हैमिल्टोनियन लिखा था. उस फंक्शनल की मिनिमाइजेशन का क्राइटेरिया जो है, वेरिएशन जो है, वो हम स्टडी कर रहे थे. तो आज का लेक्चर स्टार्ट वहीं से हमने करना है कि ऐसा फंक्शनल जिसमें हैमिल्टोनियन हो और कॉन्जुगेट वेरिएबल्स हो, उस फंक्शनल की मिनिमाइजेशन जो है वो या मैक्सिमाइजेशन जो है वो किन कर्व्स पे होती है. ठीक है, इसको हम रिगोरसली प्रूव करेंगे और आज के लेक्चर्स में हम जो है कुछ एग्जांपल्स करेंगे. मे बी एट द एंड ऑफ दैट लेक्चर वी स्टार्ट डिस्कसिंग द मोर जनरलाइज्ड प्रॉब्लम इन विच सो फार जितने भी फंक्शनल हैं वो हमने देखे हैं कि वो इंटरपोलेटिंग है कि x इक्वल्स a पे कर्व जो है पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रहा है और पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंच रहा है. तो जनरलाइजेशन क्या है कि हम ये ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो है वो पर्टिकुलर पॉइंट्स जो है कर्व उसको इंटरपोलेट करे. इसको भी हम जो है, ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारे, और हैमिल्टन जो है हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन जो है, और ये पूरी थ्योरी है जिसको हम टच करेंगे हल्का सा जो है नेक्स्ट लेक्चर्स में, 3-4 लेक्चर्स में. लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर विच इज़ द 17th लेक्चर ऑफ कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस. So we have today's 17th lecture of calculus of variations, and of course I'm going to start with the previous slide. ये slide जो है last 16th lecture के end पे मैंने explain की थी कि how we are having this functional, ये functional जो है और इसकी criteria हम जो है वो set करना चाह रहे हैं interpolating these points. तो हम सपोज किया हमने, मैं क्विकली जा रहा हूँ क्योंकि ये मैंने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ था. सपोज किया कि दिस फंक्शनल जो कि ऑब्टेन किया गया है यूजिंग हैमिल्टोनियन, दिस फंक्शनल हैज एक्सट्रीम वैल्यूज एट दीज कर्व्स. एक्सट्रीम वैल्यूज इन कर्व्स में इसके अकर करती हैं, स्टेशनरी बनाता है इस फंक्शनल को. तो हम वेरिएशन जो है वो स्मॉल वेरिएशन जो है वो हम कंसिडर कर लेते हैं, और क्योंकि इंटरपोलेट करना है इन पॉइंट्स को तो इमीडिएटली हमारा जो है ज़ाई ऑफ a इक्वल्स 0 इक्वल्स ज़ाई ऑफ b एज यूजुअल जो है वो आता है. तो हम आई पी फंक्शनल आई पी वाई जो है इसको कैलकुलेट करते हैं विच इज़ इक्वल्स, जहाँ पे आपका p है वी विल रिप्लेस p प्लस एप्सिलॉन ईटा, जहाँ पे आपका y है वी विल रिप्लेस स्मॉल y प्लस एप्सिलॉन ज़ाई, जो कि हमारे पास ये आता है और हैमिल्टोनियन में भी हम रिप्लेस करेंगे. सो बाय यूजिंग द टेलर सीरीज एंड एक्सपेंडिंग दिस h वी हैव दिस वन, और टू हायर ऑर्डर टर्म्स ऑफ, मतलब है कि एक्साई स्क्वायर एंड ईटा स्क्वायर जो है हाई ऑर्डर टर्म्स कंटेन करता है. और ये तो सिर्फ डेरिवेटिव कैलकुलेट करके ये y प्राइम प्लस एप्सिलॉन तो रियल नंबर है, एक्साई फंक्शन x का प्राइम, इनको मल्टीप्लाई कर दिया. अब इसको मैंने
इनफैक्ट चेक करना है। इसमें लीनियर पार्ट कौन सा है, वो मेरी वेरिएशन होगी, डेल्टा ऑफ आई होगा, उसको ज़ीरो करने से आई विल हैव सम क्राइटेरिया फॉर विच दिस फंक्शनल इज़ कुड हैव मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़। तो वो जो है वो हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सो आई एम हैविंग दिस वन एच, ये मेरा लीनियर पार्ट। एक तो मेरा पार्ट जो है आई पी वाई ही बन रहा है। रिकॉल करें कि आपका फंक्शनल आई पी वाई जो था दैट वाज डिफाइंड ए टू बी पी डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एच डी एक्स, ये था। अब आप ये देखें पी डी वाई ओवर डी एक्स minus h, this is my functional calculated at small y and small p। ये मेरा फंक्शनल जो कि ये टर्म जो है ये दो टर्म्स जो हैं इसमें कंज्यूम हो रही। देन O2 term as it is, and I am left with the linear part which is consist of these terms and these terms, जिसको और लीनियर पार्ट को हमें पता है कि ये जो वेरिएशन होती है हम वेरिएशन ऑफ द फंक्शनल जो है वो हम कहते हैं। सो माय वेरिएशन ऑफ द फंक्शनल डेल्टा आई in fact consist of this one, delta I equals epsilon eta dy over dx। epsilon मैंने कॉमन लिया हुआ है, dy over dx ये टर्म आ रही है, p dxi over dx जो है वो ये टर्म है, माइनस एप्सिलॉन कॉमन लिया हुआ है, xi पार्शियल h और पार्शियल y ये टर्म है, और ये सेकेंडली ये टर्म है। दिस इज माय वेरिएशन। अब ये टर्म जो है ये मैंने कहीं नहीं लिखी हुई, इसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाउंड्री कंडीशंस यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड बाउंड्री कंडीशंस वी हैव दिस इक्वल 0। इनफैक्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने से ये मेरे पास क्या आता है, ईटा xi evaluated at x equals a and x equals b माइनस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने से a to b xi d eta over dx equals नॉट। तो xi ये जो है मेरा बाउंड्री कंडीशंस यूज करने से xi is such that this is equals 0। सो अल्टीमेटली और ये जो है ये फंक्शन ऐसा है, ऐसा फंक्शन, और जो लेमा हम यूज कर रहे थे तो यहाँ से मेरे पास शुरू से जो लेमा यूज कर रहे थे कि अल्फा एक्स h of x and h of x over a to b is such that it is 0, then alpha x equals 0, h of a equals 0 and h of b equals 0। इससे हमारा जो है वो ये पूरे का पूरा इंटीग्रल जो है that will become 0। That's why यहाँ पे ये टर्म जो है ये यहाँ पे नजर नहीं आ रही है आपको। नेक्स्ट स्टेप ये जो किया हुआ है इसमें भी वंस अगेन, क्योंकि यहाँ पे p dxi over dx है, इस टर्म को जो है इस टर्म को मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करके यहाँ पे फिर हमारे पास ये आया हुआ है। लेट्स सी दिस वन। इनफैक्ट वी हैव a टू b p dxi over dx, इसको एवेल्युएट करना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से p xi कैलकुलेटेड एट x इक्वल्स a एंड x इक्वल्स b माइनस a टू b xi as it is dp over dx, और ये आपका dx आ रहा है। ये बाउंड्री कंडीशन से वंस अगेन वी हैव हियर 0 माइनस xi a टू b dp over dx। अब ये जो टर्म जो है ये माइनस xi
डी पी ओवर डी एक्स ये टर्म रिड्यूस हो रही है, ये जो हमने यहाँ पे देखा भी है। माइनस एक्साई कॉमन चला गया, एक्साई यहाँ पे है और डी पी ओवर डी एक्स यहाँ से आया, प्लस पार्शल एच ओवर पार्शल वाई, सेकेंड टर्म माइनस एक्साई वाली ये है जो कि यहाँ पे आ रही है, बाकी ये माइनस ईटा वाली यहाँ पे हम ले गए हैं और ये डी ईटा वाली यहाँ पे ले गए। अब टू हैव द फंक्शनल आई, फंक्शनल को स्मॉल वाई और पी जो है ये अगर स्टेशनरी कर रहे हैं, यानी कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू अकर हो रही है स्मॉल वाई और पी पे, सो वी मस्ट हैव द वेरिएशंस ऑफ आई फंक्शनल शुड बी इक्वल 0। इसका मतलब है कि ये पूरे का पूरा 0 होना चाहिए। देन वंस अगेन यूजिंग द लेमा वी मस्ट हैव, क्योंकि ईटा और जाय आर्बिट्रेरी फंक्शंस हैं हमारे और वो एडमिसिबल कंडीशंस जो है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, सो वी मस्ट हैव डी वाई ओवर डी एक्स माइनस पार्शल एच ओवर पार्शल पी इक्वल्स नॉट, और ये मेरा क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स पार्शल एच ओवर पार्शल पी। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। और सेकंड इक्वेशन इसको 0 करने से जो कि मुझे कह रही है डी पी ओवर डी एक्स इक्वल्स माइनस पार्शल एच ओवर पार्शल वाई, ये सेकंड इक्वेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि आई फंक्शनल जो है टू बी अ स्टेशनरी पॉइंट फॉर एनी वाई एंड पी, वाई पी मस्ट सेटिस्फाई दीज टू इक्वेशंस जो कि फर्स्ट ऑर्डर कैनोनिकल आइलर लैग्रेंज इक्वेशंस हमने लास्ट लेक्चर में ड्राइव की थी। सो जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि आई को हैमिल्टोनियन की फॉर्म में हमने लिखा है, तो इसका जो कर्व ऐसे फंक्शनल को जो कि हैमिल्टोनियन पे डिपेंड कर रहा हो, वो उसका जो है मैक्सिमम या मिनिमम कर्व्स जो हैं आर द सॉल्यूशंस ऑफ द कैनोनिकल आइलर लैग्रेंज इक्वेशंस, जो कि फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशंस हैं, आइलर लैग्रेंज इक्वेशंस, and these are the in fact equivalent to the original Euler-Lagrange equations। तो हमने ऐसा फंक्शनल लेके भी साबित भी कर दिया है कि ये कैनोनिकल Euler-Lagrange equations के इक्वल आएगा। ये मैंने पहले ही स्लाइड पे ही जो है वो सारा एक्सप्लेन कर दिया है। सिंस वी हैव y एंड p such that the functional IYP is stationary, we must have delta I, the variation of I equals 0, variation of I जो है हमने इसको इसके equal 0 किया हुआ है, which gives this, and this is the what we call the system of, इस system का order क्या है, system of first order ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। लेकिन जो फंक्शनल ओरिजिनल फंक्शनल था जो कि हमारा a टू बी जे एक्स वाई वाई प्राइम डी एक्स था, उसकी आइलर लैग्रेंज इक्वेशंस जो थी पार्शल एफ ओवर पार्शल वाई माइनस डी ओवर डी एक्स पार्शल एफ ओवर पार्शल वाई प्राइम इक्वल 0, ये सेकेंड ऑर्डर ओडी है, एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, जो कि हमने हैमिल्टोनियन और जो है कॉन्जुगेट वेरिएबल, लेट मी रिकॉल यू कि पी आई यहाँ पे क्या है, पी कॉन्जुगेट वेरिएबल जो है पार्शल एफ ओवर पार्शल वाई आई प्राइम के इक्वल है, और आपका हैमिल्टोनियन एच जो है वो किसके इक्वल है, फॉर दिस वन वेरिएबल केस में पी
y प्राइम माइनस एफ एक्स वाई एंड y प्राइम, और इस इक्वेशन से इनफैक्ट हम y प्राइम को क्या लिखते हैं, सम फंक्शन ऑफ साई ऑफ एक्स वाई एंड p, और ये जो साई है ये यहाँ पे डालते हैं, तभी हमारा हैमिल्टोनियन जो है वो x y और p का फंक्शन होता है। इसमें y जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उसके डेरिवेटिव कोई इन्वॉल्व नहीं होते, इसी वजह से। ठीक है, ये बार बार इसलिए रिकॉल करवा रहा हूं कि यू शुड अंडरस्टैंड द मेथडोलॉजी, कि किस तरह ये जो है वर्क कर रहा है। लेट्स कैलकुलेट द व्हाट वी कॉल द फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ द कैनोनिकल इक्वेशंस। किसी भी सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस का फर्स्ट इंटीग्रल ऐसा फंक्शन होता है which has constant value along each solution of the differential equation. Differential equation system of differential equation है, और ODEs system of ODEs। एक ऐसा फंक्शन let's say f को मैं कहूंगा कि this is the first integral of the system of ODEs, कि अगर ODEs के solutions कि along f हमेशा कांस्टेंट रह रहा हो, इनफैक्ट f जो है वो सोल्यूशन होता है, कांस्टेंट रह रहा है, कि अगर सिस्टम ऑफ ODEs का सपोज ये सोल्यूशन कर्व्स हैं, ठीक है, तो f along these curves should be constant, then I will say that this is the first integral of the differential equation। तो कैनोनिकल इक्वेशंस जो हैं, जो कि हमारी ये हैं, माइनस डी पी आई ओवर डी एक्स इक्वल्स पार्शल एच और पार्शल वाई आई, सिस्टम ऑफ टू एन ODEs जो हमारे पास हैं, इनका फर्स्ट इंटीग्रल जो है वो हम कैलकुलेट करना है। इनफैक्ट आई एम गोइंग टू शो दैट द फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ दीज इक्वेशंस इज इनफैक्ट हैमिल्टोनियन फंक्शन। जो हैमिल्टोनियन फंक्शन हमने h इक्वल्स सुमेशन I इक्वल्स 1 to n p I y I प्राइम माइनस h जो है माइनस f जो है f जो कि x y y n y1 प्राइम y n प्राइम पे डिपेंड कर रहा है। हैमिल्टोनियन in fact is the first integral of the canonical equations। It means कि canonical equations के जो solutions आते हैं उस पे हैमिल्टोनियन फंक्शन जो है it remains constant। ये भी हमने शो किया हुआ है कि ये this system of first order ordinary differential equation in fact is equivalent to this system which is ये इसमें एक ये तो आयलर-लैग्रेंज इक्वेशंस ही हैं सेकंड ऑर्डर, पार्शियल एफ और पार्शियल वाई आई, और वाई आई प्राइम जो है डी वाई आई ओवर डी एक्स के ये नोशन है हमारी, माइनस डी ओवर डी एक्स पार्शियल एफ और पार्शियल वाई आई प्राइम। द टू सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस आर इक्विवेलेंट। यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर 2n इक्वेशन है, ऑर्डर फर्स्ट है, फर्स्ट ऑर्डर। यहां पे n इक्वेशंस हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस n है लेकिन सेकंड ऑर्डर है, जो आयलर-लैग्रेंज इक्वेशन है। कंसीडर द केस, पर्टिकुलर केस हम कंसीडर कर रहे हैं जिसमें f जो है वो एक्सप्लिसिटली x पे डिपेंड नहीं कर रहा। इसका मतलब है पार्शियल f ओवर पार्शियल x जो है ये जीरो है, कि f जो है एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं कर रहा, इम्प्लिसिटली तो ऑफ कोर्स कर रहा है। देन h इक्वल्स हैमिल्टोनियन जो है, अगर f मेरा x पे डिपेंड नहीं कर रहा तो मेरा जो एक्सप्लिसिटली है h भी डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि ये इनफैक्ट x y1 yn होता है, y1 प्राइम yn प्राइम। अगर यही मेरा x पे एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं कर रहा तो y i's जो हैं ये भी एक्सप्लिसिटली डिपेंड नहीं करेंगे
x पे, और पी आईज जो है ये भी डिपेंड नहीं करेंगे। तो मेरा पार्शल h ओवर पार्शल x जो है वो भी x पे डिपेंड एक्सप्लिसिटली नहीं कर सकता। अगर if this is true then I can conclude this one. Now I am going to take the derivative of h, which is in fact the function of, generally speaking, x y1 up to so on yn y1 prime up to so on yn prime. अब इसका डी एच ओवर डी एक्स जो है वो मैं कैलकुलेट करने लगा हूं। तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, पार्शियल एच ओवर पार्शियल एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स का डेरिवेटिव 1 ही होता है, प्लस पार्शियल एच ओवर पार्शियल वाई वन, पार्शियल एच ओवर पार्शियल वाई वन डी वाई वन ओवर डी एक्स, प्लस partial h over partial y2 dy2 over dx, plus so on partial h over partial yn dyn over dx, प्लस ये सारे इनका मैंने किया अभी yn का, अब y प्राइम्स का, partial h over partial y 1 prime dy 1 prime over dx। ठीक है, अब h जो है वो तो इनफैक्ट प्राइम्स पे नहीं, मेरा p1 p2 अप टू सो ऑन pn पे कैलकुलेट करता है, डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पे y1 प्राइम की जगह p1 और यहाँ पे p1 प्लस नेक्स्ट टर्म क्या होगी, पार्शियल एच ओवर पार्शियल p2 dp2 ओवर dx, प्लस सो ऑन एंड सो फोर्थ, लास्ट टर्म पार्शियल एच ओवर पार्शियल pn dpn ओवर dx ये होगी। अब इस सारे को मैं सम की फॉर्म में लिख सकता हूँ, और h जो है अगर f मेरा डिपेंड नहीं कर रहा, पार्शियल f ओवर पार्शियल x मेरा 0 है, तो पार्शियल h इम्प्लाइज पार्शियल h ओवर पार्शियल x हैमिल्टोनियन उसका भी 0 है, तो दिस वन इज इन फैक्ट 0, सो आई कैन राइट इट 0 प्लस सुमेशन I इक्वल्स 1 to n partial h over partial yi dy I over dx plus partial h over partial pi dpi over dx। ये मेरा जो है dh over dx जो है वो ये बन रहा है। ये देखें यहाँ पे एग्जैक्टली यही कंडीशन जो है यही लिखा हुआ है, और ये 0 इसलिए है कि h मेरा एक्सप्लिसिटली इंडिपेंडेंट वेरिएबल x पे डिपेंड नहीं कर रहा। ऑन द क्रिटिकल कर्व्स, अगर क्रिटिकल कर्व्स क्या है, जो कि सॉल्यूशंस ऑफ आयलर लैग्रेंज इक्वेशन हैं, जिन पे मैक्सिमम या मिनिमम फंक्शनल की वैल्यू जो है वो फंक्शनल अकर हो सकता है, जो मिनिमाइज करे या मैक्सिमाइज करे फंक्शनल को। ऑन द क्रिटिकल कर्व्स वी मस्ट हैव द आयलर लैग्रेंज इक्वेशंस टू बी सेटिस्फाइड एंड हेंस। अब अगर आयलर लैग्रेंज इक्वेशंस जो हैं वो पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई आई माइनस डी ओवर डी एक्स partial f over partial yi primes equal 0. If my y is critical curve, then y must be the solution of this equation. इसका मतलब है कि y जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ये जो भी इक्वेशन आती है। इस इक्वेशन से I can write it as partial f over partial y I equals d over dx
partial f over partial yi prime. अब अगर मेरा partial h Euler-Lagrange equation से I can have the value of dpi over dx, क्योंकि ये तो मेरा p है, dpi over dx. इन फैक्ट जो हमारे पास हैमिल्टन इक्वेशंस हैं, जो फर्स्ट ऑर्डर कैनोनिकल इक्वेशंस हैं, अगर y क्रिटिकल कर्व है तो y Euler-Lagrange इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, जिससे हमारे पास dpi over dx पार्शियल f और पार्शियल yi आता है. और इन फैक्ट कैनोनिकल Euler-Lagrange इक्वेशन से dpi over dx जो है, दिस इज इन फैक्ट इक्वल्स माइनस पार्शियल हैमिल्टोनियन पार्शियल y. ये हमने ड्राइव किया हुआ है लास्ट लेक्चर में, 16th लेक्चर में. तो dpi over dx जो है वो Euler-Lagrange इक्वेशन से हमारे पास पार्शियल f और पार्शियल yi आता था, और पार्शियल f ओवर पार्शियल yi इन फैक्ट इक्वल होता है माइनस पार्शियल h ओवर पार्शियल yi के. तो हमारे पास कैनोनिकल Euler-Lagrange इक्वेशन से हमारे पास ये आता है. सो आई कैन रिप्लेस dpi over dx विद दिस माइनस साइन. ये क्या मेरा बन गया. अब दिस वन जो पैरेंथेसिस के अंदर है, ये तो पार्शियल h ओवर पार्शियल yi dy ओवर dx. अब कैनोनिकल इक्वेशन से पार्शियल h ओवर पार्शियल pi वो इनफैक्ट इक्वल होता है dy ओवर dx के कैनोनिकल इक्वेशंस में. अगर मेरा क्रिटिकल कर्व है, यानी कि सॉल्यूशन मेरा जो सिस्टम है y जो है वो सॉल्यूशन है सेकंड ऑर्डर Euler-Lagrange इक्वेशंस का, तो y विल बी द सेम, क्योंकि कैनोनिकल Euler-Lagrange इक्वेशंस और ओरिजिनल Euler-Lagrange इक्वेशंस, दीज टू इक्वेशंस आर इक्विवेलेंट. ये इक्विवेलेंट है. अगर y मेरा क्रिटिकल कर्व है तो Euler-Lagrange इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, एज वेल एज कैनोनिकल Euler-Lagrange इक्वेशंस उनको भी सेटिस्फाई करेगा. तो कैनोनिकल Euler-Lagrange इक्वेशंस जो है वो ये होती हैं. तो यहां पे पार्शियल h और पार्शियल pi जो है कैनोनिकल Euler-Lagrange इक्वेशंस का भी अगर सॉल्यूशन हो तो dy ओवर dx इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूं. अब मेरा ये जो पैरेंथेसिस में टर्म्स हैं, एक टर्म एग्जैक्टली पॉजिटिव साइन के साथ है और जबकि दूसरी टर्म ये नेगेटिव साइन के साथ है, dy ओवर dx पार्शियल h और पार्शियल yi. ये मेरी एग्जैक्टली जो है नेगेटिव साइन के साथ है. तो मेरा डिफरेंशियल जो है अल्टीमेटली dh ओवर dx इक्वल्स क्या आ रहा है, 0 आ रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि h इक्वल्स कांस्टेंट है, लेकिन हैमिल्टोनियन जो है वो कांस्टेंट है. वो किन कर्व्स के अलोंग, हमने यहाँ पे क्या अजम्पशन यूज किया है, हमने ये इक्वेशंस कैनोनिकल Euler-Lagrange इक्वेशंस यूज की हैं. कैनोनिकल Euler-Lagrange इक्वेशंस इक्विवेलेंट होती हैं Euler-Lagrange इक्वेशंस के. Euler-Lagrange इक्वेशंस जो हैं उनके सॉल्यूशंस को हम क्रिटिकल कर्व्स कहते हैं. इन अदर वर्ड्स वो सिस्टम ऑफ सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस हैं, या मैं ये कह सकता हूं कि वो सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर जो कैनोनिकल Euler-Lagrange इक्वेशंस हैं उनके सॉल्यूशंस हैं. इट मींस कि हमारा जो हैमिल्टोनियन है वो कांस्टेंट है किन कर्व्स पे, क्रिटिकल कर्व्स पे. ऐसे ही फंक्शन को तो हमने डिफाइन किया कि फर्स्ट इंटीग्रल कहते हैं. फर्स्ट इंटीग्रल, लेट मी रिकॉल you, first integral is such a function for
सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, कि वो सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का अगर सॉल्यूशंस हैं, उन सॉल्यूशन कर्व्स के अलोंग वो जो फर्स्ट इंटीग्रल होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अब हमने ये साबित कर दिया है कि अगर क्रिटिकल कर्व्स हों, विच मीन्स के आयलर लैग्रांज इक्वेशंस के या कैनोनिकल आयलर लैग्रांज इक्वेशंस के सॉल्यूशंस हैं, उन सॉल्यूशंस के अलोंग जो है हैमिल्टोनियन जो है, हैमिल्टोनियन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो जीरो होता है। इसका मतलब है कि हैमिल्टोनियन रिमेन्स कांस्टेंट along the critical curves. So Hamiltonian in fact is the first integral of your first canonical Euler-Lagrange equations as well as Euler-Lagrange equations. So we have proved that the first integral of Euler-Lagrange equations or canonical Euler-Lagrange equation is the Hamiltonian function. और इस पे कंडीशन क्या थी कि आपका जो f जो है, इंटीग्रेंट जो है फंक्शनल का, इट इज independent of x हो, explicit dependence now. Under these conditions जो है वो canonical form जो है वो हमारा बनता है. Consider now an arbitrary differentiable function. कोई भी arbitrary differentiable function जो है वो हम consider करते हैं, which is w equals, which depends upon x, y1, yn, p1 up to so on pn. अब ये देखें कि यहाँ पे वेरिएबल्स जो हैं वो हमने एग्जैक्टली सेम लिए हैं जो कि हमारे एज के बनते हैं, लेकिन अभी पिछली स्लाइड्स पे हमने डिपेंड किया था कि एज डज नॉट डिपेंड ऑन एक्स, इट डिपेंड्स अपॉन y1, y2, yn, p1, p2, pn, इस पे डिपेंड कर रहा है. अब कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल ले लें, dw ओवर dx जो है ये इक्वल्स होता है पार्शल w और पार्शल x, डेरिवेटिव ले रहे हैं, और यहाँ पे ऑफ कोर्स ये जो सुमेशन आपका आता है, ये मैंने आज के लेक्चर में भी और कल के लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था. दिस इज ड्यू टू द चेन रूल. ये इनफैक्ट पार्शल w ओवर पार्शल w1 ओवर dy1 ओवर dx प्लस पार्शल w ओवर पार्शल y2 प्लस dy2 ओवर dx so on and so forth, उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने का ये एक वे है कि सुमेशन वी विल हैव सुमेशन है, ये आपके पास आता है. ऑन द क्रिटिकल कर्व्स, अगर क्रिटिकल कर्व होंगे, क्रिटिकल कर्व है, इट मींस आयलर लैग्रांज इक्वेशंस का सॉल्यूशन या कैनोनिकल आयलर लैग्रांज इक्वेशंस के सॉल्यूशन. कैनोनिकल आयलर लैग्रांज इक्वेशंस जिनको हैमिल्टन इक्वेशंस भी कहते हैं वो ये हैं. क्रिटिकल कर्व्स पे सिस्टम ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, 2n इन फैक्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो. अब अगर क्रिटिकल कर्व्स पे ये सेटिस्फाई हो रहा है तो dy ओवर dx को हम रिप्लेस कर सकते हैं इससे, यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में, तो हमारे पास ये रिप्लेस कर दिया मैंने. dp ओवर dx को माइनस ऑफ दिस वन इससे रिप्लेस किया जा सकता है. dp ओवर dx रिप्लेस इससे होगा और माइनस साइन यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये देख लें पार्शियल h ओवर पार्शियल p. ये जो टर्म्स हैं इसको हम मैथमेटिशियंस जो है पॉइसन ब्रैकेट कहते हैं ऑफ टू फंक्शंस, ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन. ये पॉइसन ब्रैकेट की डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे दी गई है. वी डिफाइन द पॉइसन ब्रैकेट ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शंस x एंड y जो कि
y1 y2 x इनफैक्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, y1 y2 अप टू सोन yn p1 pn पे। सिमिलरली yb, तो पॉइसन ब्रैकेट को हम इस तरह करते हैं कि ब्रैकेट x पार्शियल x ओवर पार्शियल yi partial y over partial yp and the minus sign partial x over partial pi partial y over partial capital Y over partial small yi. So in terms of Poisson bracket we have dw over dx in fact equals partial w over partial x plus the Poisson bracket of w and Hamiltonian function, अगर कोई भी arbitrary function दिया गया। So an arbitrary function w is in fact first integral of the Euler-Lagrange equations if and only if कि आपका जो है Poisson bracket w h जो है वो ज़ीरो एज वेल एज पार्शल w ओवर पार्शल x जो है वो भी ज़ीरो हो। अब लास्ट स्लाइड में, लेट मी गो टू द लास्ट स्लाइड में हमने ये देखा था कि dh ओवर dx अगर पार्शल h ओवर पार्शल x ज़ीरो हो जाता है तो h फर्स्ट फंक्शन जो है, फर्स्ट इंटीग्रल जो है वो बन जाता है। तो आर्बिट्रेरी फंक्शन विल बी द फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ Euler-Lagrange इक्वेशंस इफ एंड ओनली इफ भी वैसे कहा जा सकता है कि वो पार्शियल w ओवर पार्शियल x जो है वो ज़ीरो हो और हैमिल्टोनियन के साथ उस फंक्शन का पॉइसन ब्रैकेट जो है वो भी ज़ीरो आए। और हैमिल्टोनियन के साथ पॉइसन ब्रैकेट जो है, पॉइसन ब्रैकेट हमने डिफाइन कर दिया है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास x जो है वो y1 y2 p1 p2 का और सिमिलरली y जो है वो y1 y2 का हो तो मेरा पॉइसन ब्रैकेट क्या बनती है, x y इक्वल्स partial x over partial y1 partial y over partial p1 plus partial x over partial y2 partial y over partial p2 minus partial x over partial p1 partial y over partial y1 minus partial x over partial p2 partial y over partial y2. This is the Poisson bracket. अब आपने इनफैक्ट क्या करना है, take some functions, two functions and calculate the Poisson bracket for these two functions. For example अगर मैं ये कह दूं कि x, सिंपल सी एग्जांपल एक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बट यू हैव टू कंप्लीट इट योरसेल्फ। अगर मैं x जो है y1 और p1 का फंक्शन ले लूँ, लेट्स से p1 स्क्वायर प्लस 2p1 y1 और y जो है वो मैं फंक्शन ले लेता हूँ। ऑफ कोर्स y1 और p1 का ही फंक्शन p1 y1 माइनस 2 p1 स्क्वायर y1। अगर मैं ये कर लेता हूँ तो यू हैव टू कैलकुलेट द Poisson ब्रैकेट। देन वी हैव dw ओवर dx, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है। Poisson ब्रैकेट में इसको इस तरह लिखा है, ऑन द क्रिटिकल कर्व्स, अगर क्रिटिकल कर्व्स होंगे इन द केस व्हेन पार्शियल w over partial x equals 0, then we have dw over dx equals Poisson bracket of h
dw/dx इंटीग्रल होंगे इफ एंड ओनली इफ पॉसो ब्रैकेट ऑफ दिस वन इक्वल्स 0। इसका मतलब ये हुआ कि हमने ये रिजल्ट किया, एन आर्बिट्रेरी थ्योरम क्या हमने स्टेट किया, लेट मी स्टेट हियर थ्योरम। A differentiable function w will be the first integral of Euler-Lagrange equations, and of course if conjugate canonical Euler-Lagrange equations, if and only if partial w over partial x equals 0 and w h equals not। इसका मतलब ये हुआ कि आपको कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन दिया गया हो तो हैमिल्टोनियन आपने कैलकुलेट करना है। हैमिल्टोनियन कैलकुलेट करने के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन जो है ये है कि नहीं है फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ द गिवन फंक्शन। अब पॉसो ब्रैकेट्स की जो हैं ये कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, वो यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन की हुई हैं। पॉसो ब्रैकेट जो है ये एंटी कम्यूटेटिव है, यानी कि अगर हम ये कैलकुलेट करें डब्ल्यू एच और इनका ऑर्डर चेंज कर दें, एच और डब्ल्यू कर दें, तो ऑफ कोर्स माइनस साइन का जो है वो साइन आएगा। अब अगर मैं यहां से एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है वो कंक्लूड कर सकता हूं, अगर इफ एच इक्वल्स डब्ल्यू कर लूं, यानी कि इस केस में अगर एफ इक्वल्स जी हो जाए तो मेरा क्या बन जाता है, डब्ल्यू डब्ल्यू सेम बन जाएगा इक्वल्स माइनस टाइम्स डब्ल्यू डब्ल्यू, एच इक्वल्स डब्ल्यू कर दिया, ये 2 डब्ल्यू डब्ल्यू इक्वल्स 0, 2 तो 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि ये इक्वल 0। नाउ लेट्स सी कि ये इसका पॉसो ब्रैकेट का क्या मतलब है। ये तो ये है पार्शियल डब्ल्यू ओवर पार्शियल वाई आई सम I equals 1 to n partial w over partial pi minus partial w over partial pi partial w over partial yi's। इसका तो ये पॉसो ब्रैकेट का ये मतलब था। ये अगर 0 हो जाए इसका मतलब है कि we can say that, can we, let me put a question and you have to answer this one. From this inequality can we say that w equals not, ये null function है, ठीक है। You have to think over it, it's quite easy कि Poisson bracket if, so the result becomes if w equals 0 can we conclude that w equals 0। You have to think over it, ठीक है। तो ये एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है उसी से ही मैंने जो है वो कैलकुलेट की है। और फॉर एग्जांपल ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंटी कम्यूटेटिव इसको इसलिए कह रहे हैं कि ये नेगेटिव साइन के इक्वल है। अगर दो कोई से मैट्रिक्स हो ए बी नॉट इक्वल्स टू बी ए होता है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो भी होल्ड नहीं करती। डिस्ट्रीब्यूटिविटी दैट इज कि पॉसो ब्रैकेट जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है सेटिस्फाई करते हैं।
द ब्रैकेट डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर द एडिशन, यानी कि दिस f प्लस g h पॉसम ब्रैकेट इक्वल्स f comma h plus g comma h. Let me explain this one. f plus g का क्या मतलब है? पॉसम ब्रैकेट का ये मतलब है, ये मैं लेफ्ट हैंड साइड जो है वो कैलकुलेट कर रहा हूं. I equals 1 to n partial f plus g over partial yi into partial h over partial pi minus partial f plus g over partial pi into partial h over partial yi. अब यहाँ पे मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूँ. partial f over partial yi और h को अगर अंदर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, partial h over partial pi प्लस partial g over partial yi partial h over partial pi. ये भी एक टर्म मैंने ओपन करके ए पार्शियल h और पार्शियल pi को मल्टीप्लाई अंदर किया. सिमिलरली यहाँ पे भी मैं कर सकता हूँ. यहाँ पे क्या बनेगा? माइनस पार्शियल f ओवर पार्शियल pi पार्शियल h ओवर पार्शियल yi माइनस पार्शियल g ओवर पार्शियल pi इंटू पार्शियल h ओवर पार्शियल yi. अब ये पार्शियल f ओवर, इसको मैं अगर इस टर्म को मैं कंबाइन करूं इस टर्म के साथ, इट इज f पॉसम ब्रैकेट विद h. इस टर्म को अगर मैं कंबाइन करूं इस टर्म के साथ, प्लस दिस इज g पॉसम ब्रैकेट विद h. एग्जैक्टली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ पॉसम ब्रैकेट जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट, इक्वालिटी जो है ये साबित हो गई है. ये मैंने कर दिया, प्रूफ कर दिया है इक्वालिटी बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ पॉसम ब्रैकेट. प्रोडक्ट रूल ऑफ पॉसम ब्रैकेट आप ये भी साबित कर सकते हैं. ये दो तो मैंने जस्ट प्रूफ कर दिए हैं ऑलमोस्ट. प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि अगर दो डिफरेंशिएबल फंक्शन हो f एंड g, एफ जी प्रोडक्ट का पॉसम ब्रैकेट विद h इक्वल्स f और h का पॉसम ब्रैकेट लें आप, देन g से प्रोडक्ट ले लें, प्लस f का प्रोडक्ट विद द पॉसम ब्रैकेट ऑफ g एंड h. इसको आपने साबित करना है. यू हैव टू प्रूव दिस वन योरसेल्फ. ठीक है, ये मैं आपकी असाइनमेंट में भी मैं भी डाल दूं, बट यू हैव टू डू इट. द आइडिया इज क्वाइट इजी. जैसे हमने अभी किया था डिस्ट्रीब्यूटिविटी जो है उसको भी साबित किया है, उसी तरह इसको करेंगे. आप जो है आप लेफ्ट हैंड साइड जो है वो कंसिडर कर लें. लेट मी गिव यू सम आइडिया. लेफ्ट हैंड साइड में पॉसम ब्रैकेट जो है वो सुमेशन i इक्वल्स 1 to n पार्शियल f और g दो प्रोडक्ट हैं, पार्शियल yi पार्शियल h ओवर पार्शियल pi ये होगा, माइनस पार्शियल f इंटू g पार्शियल pi इंटू पार्शियल h ओवर पार्शियल yi और ये सुमेशन. अब यहां पे आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा फॉर ईच i. प्रोडक्ट रूल फॉर एग्जांपल एक पार्शियल f ओवर पार्शियल yi, सिर्फ एक टर्म में yi के लिए लिख रहा हूं, g एज इट इज, प्लस f as it is partial g over partial yi.
ये प्रोडक्ट रूल मैंने लगाया और इसके सारे के बाहर क्या है, पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी आई। सिमिलरली यहाँ पे प्रोडक्ट रूल आप लगाएंगे एंड यू विल सी कि आपका जी जो है वो कॉमन आ रहा है, एफ जो है कॉमन आ रहा है, नजर भी आ रहा है यहाँ पे, एंड यू विल हैव समथिंग लाइक दैट कि एफ पॉइसन ब्रैकेट ऑफ एफ कॉमा जी एच इंटू जी, इस तरह की टर्म यहाँ पे आएगी, क्योंकि एक टर्म तो ये जी वाली आ रही है ना, और दूसरी यहाँ से, यहाँ पे भी तो प्रोडक्ट रूल आपने लगाना है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाने से आपके पास आएगा। The Jacobi identity, which is the important identity of Poisson bracket, which states that the Poisson bracket of f, Poisson bracket अंदर Poisson bracket है g and h plus g, h, f plus h, f, g equals 0। ये Jacobi प्रॉपर्टी भी आप साबित कर सकते हैं। इट्स नॉट एन डिफिकल्ट टास्क, इट्स इन फैक्ट क्वाइट इजी। तो पॉइसन ब्रैकेट जो है ये हमने डिफाइन किया, और ये इसलिए किया कि फर्स्ट इंटीग्रल में हमें यूज करना था, किया हमने इसको पॉइसन ब्रैकेट को, एंड वी हैव स्टेट अ रिजल्ट विच सेज दैट गिवन फंक्शनल जो है वो पॉइसन फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ आइलर-लैग्रेंज इक्वेशन या कैनोनिकल आइलर-लैग्रेंज इक्वेशन होगा if the Poisson bracket of that function with Hamiltonian equals 0 as well as the function is independent of the dependent variable x जो है वो हो। Let's go to the next slide and see what we have. Next जो है ये in fact एक complete topic है जो कि we are going to generalize the concept such that कि अब जो इंटरपोलेटिंग फंक्शंस हैं हमारे, फंक्शनल जिन फंक्शंस पे डिपेंड कर रहे हैं वो फिक्स्ड पॉइंट को इंटरपोलेट नहीं कर रहे। इसको कुछ बुक्स जो है वो कहते हैं कि बाउंड्री कंडीशंस जो है वो मूविंग बाउंड्री कंडीशंस के साथ हम फंक्शनल जो है ये कंसिडर करने लगे हैं। तो ये टॉपिक जो है इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में ही डिटेल जो है डिस्कस करूंगा। वी आर इन फैक्ट गोइंग टू ड्राइव the conditions under which the moving boundaries functionals with moving boundaries उनके जो functionals जिन functions पे डिपेंड कर रहे हैं उन पे ये कंडीशन नहीं है कि वो दो फिक्स्ड पॉइंट को इंटरपोलेट कर रहे हो। तो मूविंग बाउंड्रीज जो है ये हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारा फंक्शनल जो कि डिपेंड कर रहा है ऐसे कर्व्स पे जिनके लिए फिक्स्ड पॉइंट एंड पॉइंट फिक्स्ड नहीं है। सो फार जितने भी जनरलाइजेशन हमने किए हैं एंड पॉइंट फिक्स्ड करते थे, चाहे हम जनरलाइजेशन जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए करते थे। सो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है वो एक स्टेप आगे जाएंगे, जनरलाइजेशन विद द मूविंग बाउंड्री कंडीशंस जो है वो हम करेंगे, और इसको भी ग्रेजुअली करेंगे। पहले हम करेंगे कि एक पॉइंट फिक्स्ड है और y की डायरेक्शन में आपके कर्व्स जो है y ऑफ x जो है वो मूव कर सकते हैं, फिर दोनों पॉइंट्स जो है वो मूव कर सकते हैं, वो करेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस तरह हम जनरलाइजेशन करेंगे। लेट मी रिकॉल यू व्हाट वी हैव डन इन द टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले तो ये जस्टिफाई किया कि अगर कोई फंक्शनल यूजिंग हैमिल्टोनियन एंड the dot product of independent variable and conjugate variables का dot product की फॉर्म में दिया गया हो फंक्शनल, तो उस फंक्शनल का जो कि डिपेंड करता है y और p पे, conjugate y and its conjugate variable पे, उस फंक्शनल की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज अक्सर हो सकती हैं ऐसे कर्व्स पे जो कि सॉल्यूशंस ऑफ कैनोनिकल आइलर-लैग्रेंज इक्वेशंस थी। This result also strengthen our previous theory कि ये जो आइलर-लैग्रेंज इक्वेशंस और कैनोनिकल आइलर-लैग्रेंज इक्वेशंस जो है ये एक दूसरे का क्या है, इक्विवेलेंट है, क्योंकि हमने जो फंक्शनल कंसीडर किया था वो हैमिल्टोनियन इक्वेशन से ही f को हमने इक्वल किया था, which is equals to the summation I equals 1 to n yi pi minus the Hamiltonian function। तो आपने फंक्शनल को ट्रांसफॉर्म किया था इन टर्म्स ऑफ हैमिल्टोनियन।
उसके बाद हमने फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ द आइलर-लैग्रेंज इक्वेशंस या कैनोनिकल आइलर-लैग्रेंज इक्वेशंस जो हैं उनका फर्स्ट इंटीग्रल क्या होते हैं. फर्स्ट इंटीग्रल्स आर दोज फंक्शंस जो कि सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशंस कर्व्स के अलोंग कांस्टेंट रहते हैं. वी कॉल देम द फर्स्ट इंटीग्रल. उसके लिए कंडीशंस निकाली और उसमें हमने पॉइसन ब्रैकेट जो है वो इंट्रोड्यूस की थी. अब पॉइसन ब्रैकेट जो है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज जो है हमने ड्राइव की एंड वी हैव सीन एन आर्बिट्रेरी डिफरेंशिएबल फंक्शन will be the first integral of Euler-Lagrange equation or canonical Euler-Lagrange equation if and only if that function is independent of x, which is independent variable, and the Poisson bracket of that functional with Hamiltonian function equals 0. ये हमने किया था. इसकी बेशुमार पर्टिकुलर एग्जांपल्स जो है वो कंस्ट्रक्ट की जा सकती हैं. मैं जैसे लास्ट लेक्चर में आपको आइडिया दिया था कि जितने प्रॉब्लम्स हमने किए हैं उनकी कैनोनिकल आइलर-लैग्रेंज इक्वेशंस लिखें. इसी तरह हैमिल्टोनियन कैलकुलेट करें और चेक करें कि हैमिल्टोनियन जो है वो फर्स्ट इंटीग्रल है आइलर-लैग्रेंज इक्वेशंस का कि नहीं है, किन कंडीशंस पे हैं. ये कंडीशंस जनरली हमने आज के लेक्चर में डिस्कस की हैं. We are at the end of our lecture. Take very good care of yourself and your dear ones. Allah Hafiz.